अब देखिए एक्सरसाइज जो है वेक्टर का 10.2 लेने से पहले, मतलब सारे क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग टोटल थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 10.2 लेंगे, ठीक है ना। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एक्सरसाइज 10.2 का टोटल क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट एनालाइज होगा उसका डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। जैसे कि मान लो तुमको एक ए वेक्टर दिया हुआ है ना, तो इसमें एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो जितना एरो का लेंथ होता है उसको उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और जो डायरेक्शन दे दिया जाता है वो वेक्टर होता है। अब हम बोले कि एक स्केलर नंबर 1/2 से गुना करो, है ना, इसी वेक्टर में, तो हम बोलेंगे कि 1/2 ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करो। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यही डायरेक्शन का एक वेक्टर बनाएंगे, लेकिन लेंथ इसका आधा ले लेंगे। जैसे मान लो कि इफ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है अगर 4 है, 4 मीटर है मान लो, या 4 सेंटीमीटर है मान लो, तो हाफ ऑफ ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो यही रहेगा, दिस इज द हाफ ऑफ वेक्टर ए। लेकिन अगर हम बोले कि हाफ ऑफ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, तो वो हो जाना चाहिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वही कहा था कि 10 इंटू ए वेक्टर को दिखाओ, तो इसका मतलब इस वेक्टर का 10 गुना लेंथ। तो 10 गुना लेंथ का मतलब आप समझ सकते हो, 10 इसका यूनिट 4 है, तो 40 सेंटीमीटर का लेंथ दिखाना होगा। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसको मात्र हम 2 ऑफ ए वेक्टर कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि केवल दुगना दिखाना होगा। तो अगर ये हम बोले कि ये दिस इज द 2 ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, और हम बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2 ऑफ ए वेक्टर अगर हम पूछें तो इसका लेंथ होगा 8 सेंटीमीटर। अब मान लो कुछ ऐसा वेक्टर है, मान लो ये पी वेक्टर है, अब हमको हाफ ऑफ पी वेक्टर दिखाना है। तो अब ऐसे नहीं दिखा सकते हो कि लेंथ आधा कर दो, लेंथ आधा कर दो और हाफ ऑफ पी लिख दो, नहीं, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो फिर स्केलर से मल्टीप्लाई होने से उसका डायरेक्शन नहीं बदलता है, उसका डायरेक्शन या तो पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में होगा। और अगर कोई बोल दे कि माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, तो इसी डायरेक्शन को हमको बस पलट देना है, मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। हाफ से मल्टीप्लाई करने से वो लेंथ में तो आधा होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ता है, अब तुम ये समझ गए होगे। अगर हम बोले कि -2 ऑफ ए वेक्टर, तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये इसको बस पलट देना, मैग्नीट्यूड इतना ही लेंथ का रहेगा, इस बात का ध्यान रखोगे, बस डायरेक्शन आपको पलट देना है। दिस रिप्रेजेंट -2 ऑफ ए वेक्टर इफ़ ए वेक्टर रिप्रेजेंट बेस। तो मैग्नीट्यूड का जब मल्टीप्लाई होता है तो दो तरह का मैग्नीट्यूड होगा, एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा और एक निगेटिव मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे तो वही डायरेक्शन में रहेगा और लेंथ जो है उसके अकॉर्डिंग आधा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जितना पी का मैग्नीट्यूड है उसका आधा लिख देना, ये है ना, जितना भी हो। और अगर -1/2 से मल्टीप्लाई हो तो बस इसी का लेंथ के बराबर अब होगा, क्योंकि हाफ तो लेंथ तो बराबर कर देगा ना, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर देगा ये। तो समझ गए, मतलब कि एक स्केलर नंबर से गुना करने से क्या फ़र्क पड़ता है, बस डायरेक्शन वही रहेगा, बस उस वेक्टर का लेंथ बदल जाएगा। अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव स्केलर से, और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी लेंथ बदलेगा, लेकिन अब डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जो डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री घुमा दो उसको, है ना, ऐसे है। तो ये सारे फ्री वेक्टर, ये नहीं कि एकदम इसी के पीछे होना चाहिए, सारे वेक्टर्स जो है ये फ्री वेक्टर्स हैं, ये याद रहे। और फ्री वेक्टर्स का क्या डेफिनेशन दिया गया है कि ऐसा वेक्टर्स जिसे हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उससे उसके मतलब वो वेक्टर चेंज नहीं हो पाता है, मतलब वो वही वेक्टर रहता है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ वेक्टर है और एक यहाँ वेक्टर है तो बदल जाएगा, नहीं, फ्री वेक्टर है ना, इसको पैरेलली शिफ्ट करके कि यहाँ लाया जा सकता है। दो वेक्टर पढ़ाया गया था, लोकलाइज्ड वेक्टर एंड फ्री वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या, वो फिक्स होता है, वो इधर उधर हिलेगा नहीं। लेकिन फ्री वेक्टर जो होता है वो इधर उधर पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, बिना उसका मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए और बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए। दिस इज़ द फ्री वेक्टर, और पूरे मैथमेटिक्स में हमको फ्री वेक्टर्स को ही डील करना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर।
कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ हो तो उसका कंपोनेंट किसी डायरेक्शन के अलोंग निकाला जा सकता है ना, किसी डायरेक्शन के अलोंग निकाला जा सकता है। कंपोनेंट का मतलब ये कह सकते हो, जैसे मान लो कि तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है ये, और मान लो तुमको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फ्रीली इसको ला सकते हो, है ना, ओरिजिन पे मान लो, तो इसका x में कंपोनेंट कितना है, y में कंपोनेंट कितना है, मतलब x में कितना चले होंगे और y में कितना चले होंगे, तो इस पॉइंट पे पहुँचे होंगे, इसको ये a वेक्टर का कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये अगर मान लो थीटा है और इसका मैग्नीट्यूड मान लो r a है, स्मॉल a लिख दे रहा है सिंपल, तो ये a मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम बोले कि इस लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो तुम बोलोगे a cos थीटा, है ना, ये पढ़े हुए हो फिजिक्स में। और अगर हम बोले कि अगर ये कंपोनेंट को इधर तोड़ा जाए यहाँ पे, तो ये लेंथ कितना होगा, ये तो a sin थीटा होता है। अब जैसे a वेक्टर जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं a cos थीटा i कैप और प्लस a sin थीटा j कैप। क्यों? क्योंकि आपको इसके पहले कि i कैप और j कैप के बारे में समझ लो। देखो i कैप, j कैप एंड k कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis respectively। मतलब कि अगर तुम एक कोऑर्डिनेट बनाओ, ये अगर x मानो, ये y मानो और ये जो है उसे z मानो, तो x एक्सिस के डायरेक्शन को कंजम्पशन है, मानने का तरीका है, सभी लोग मानते हैं कि x एक्सिस वाले जो डायरेक्शंस हैं उसको i कैप का डायरेक्शन मानो, और i कैप एक यूनिट वेक्टर है, i कैप एक यूनिट वेक्टर है। तो बस दिस इज रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन, या दिस शोज ओनली डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो मान लो मैग्नीट्यूड अगर 1 है, तो अगर हम x एक्सिस पे एक पॉइंट बोले 1,0,0, तो ये एक वेक्टर है। मान लो अगर ये a पॉइंट बोल दें, तो ओ ए वेक्टर है जो हो केवल i कैप है, 1 i कैप, क्योंकि 1 तो मैग्नीट्यूड है। अब अगर हम बोले कि y एक्सिस को डायरेक्शन को दिखाया जाता है j कैप से, तो इसमें भी x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा y एक्सिस पे, और y कोऑर्डिनेट 1 होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे तुम चलोगे तो ना तो x पे चलोगे और ना ही z पे चलोगे, है ना। उसी तरह से मान लो 1 यूनिट इधर एक वेक्टर ले रहे हैं 0,0,1, क्योंकि पहले एंट्री x होता है, दूसरा एंट्री y होता है और तीसरा एंट्री z होता है। तो ये k कैप से दिखाया जाता है, और तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, ये पहले भी चर्चा किया जा चुका है। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हम बोले कि ओ ए वेक्टर i कैप होगा, ओ बी वेक्टर केवल j कैप लिख दें, और ओ सी वेक्टर केवल हम लोग k कैप लिख दें। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि x एक्सिस के अलोंग अगर वेक्टर लिखना है 2 मैग्नीट्यूड का, तो 2i कैप, और y एक्सिस के अलोंग अगर 2 यूनिट का मैग्नीट्यूड लिखना है तो 2j कैप। तो इससे क्या होगा ना कि 2 बताएगा कि 2 यूनिट है और i बताएगा कि x के अलोंग है, तो ये दिस रिप्रेजेंट द वेक्टर अलोंग x एक्सिस विच मैग्नीट्यूड इज 2 यूनिट। तो दुगना बना देना है, अगर इतना 1 है तो इतना बना दो। तो ये दिस रिप्रेजेंट, अगर मान लो ओ बी, ये ओ है और बी है, तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, और वहीं 2j कैप होगा, तो अब y एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है मान लो कि तुम्हारे सामने कोई x एक्सिस, y एक्सिस और z, ये तो समझ गए कि i कैप, j कैप, k कैप क्या करता है, एक यूनिट वेक्टर है जिसमें कि अगर हम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते रहें तो उसके अलोंग डायरेक्शन बढ़ते जाएगा, और x एक्सिस को वेक्टर को i कैप से डिनोट माना जाता है, y एक्सिस के अलोंग वेक्टर जो होता है डायरेक्शन j कैप से माना जाता है, और z एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर माना जाता है उसे k के अलोंग माना जाता है। तो अगर मान लो कि एक वेक्टर तुम्हें दिया हुआ हो
है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर कोई ओ पी पॉइंट दिया हुआ हो और पी का डायरेक्शन तो तुम्हारा है, मतलब कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई जेड है, तो हम बोलेंगे कि ओ पी वेक्टर कैसे लिखोगे। तो ओ पी वेक्टर लिखने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसने बोला कि एक्स के अलोंग क्या चलो, एक्स के अलोंग कितना चलो, एक्स यूनिट, तो एक्स आई कैप। वाई के अलोंग कितना चलने के लिए बोला, कितना चलने के लिए बोला, वाई के कैप। तो यहाँ पहुँच नहीं गए, कुछ लोगों को लगता है ना कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। क्यों नहीं पहुँचे इसको समझना, क्यों अभी नहीं पहुँचे हो, क्योंकि ये 3D है। और अगर 3D है तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे ये मेरा, हम कह दें कि ये हमारा, ऐसे हम लाइन खींचे तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको एक्स एक्सिस और उसके वाई एक्सिस, ऐसे है ना, ये समझ में आ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज़ द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मान लो ये एक लाइन है जो तुम्हारा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। वेट थोड़ा सा, चलिए जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो आप यहाँ पे है ना, ठीक इधर कहीं हो, तो आपको एक्स में चलना होगा, फिर वाई में चलना होगा, फिर बाहर आओगे ना ये इस एक्सिस के अलावा, तब ना पहुँचोगे वहाँ पे। तो एक्स आई कैप चले, वाई जे कैप चले और जेड के कैप चले तो वहाँ पहुँचे। तो हम कह सकते हैं कि ओपी वेक्टर के लिए हमको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। आप कहोगे सर जी एक्स क्यों, तो हम बोलेंगे कि देखो अगर 1 यूनिट चलते एक्स एक्सिस के अलोंग तो केवल आई कैप बोलते, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट चले हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट चले हो, तो आई कैप में यूनिट वेक्टर में अगर हम, उनको तो बात क्लियर होना चाहिए ना कि किसी वेक्टर में अभी अभी पढ़े हैं कि 2 से गुना करते हैं तो वो 2 यूनिट बढ़ जाता है। तो आई कैप में तो केवल 1 मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि केवल डायरेक्शन होता है। आई कैप रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर हम इसमें x से गुना करें तो वो x यूनिट बढ़ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट हमको बढ़ाना था, y के अलोंग हमको y कोऑर्डिनेट बढ़ाना था और z के अलोंग z कोऑर्डिनेट बढ़ाना था। तो OP वेक्टर रिप्रेजेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो अब तो ये क्लियर हो गया आपको कि ओपी वेक्टर जो है वो एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है और जेड के कैप है। अगर हमको ये जानना हो कि ओपी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना है, तो ओपी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना है तो निश्चित रूप से ओपी का लेंथ निकालना होगा। और ओपी का लेंथ आपको आराम से निकाल सकते हो बहुत इजीली। ओ का कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, तो डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाओ 2 पॉइंट के बीच में, तो 3D में डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, बस एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है। तो अब जो है वो कितना हो जाएगा, x - 0 का होल स्क्वायर x स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो अगर हम ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछें तो वो हो जाएगा √x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर, तो यहाँ से हम ये भी सीख लिए कि अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस अगर निकालना हुआ हो और वो डायरेक्ट मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो और किसी दूसरे पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन या फिर